बहुत स्वागत है वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो बच्चों से आई थी कि भाई मैम अभी तक पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं, ठीक है, और अगर हुई भी है तो वो स्ट्रेस और नर्वसनेस है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करेंगे या थोड़ा बहुत किया फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे हम आप रिक्वेस्ट पे, आपके बार बार कहने पे ये वीडियो फाइनली आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे 12th के बिजनेस स्टडीज में चैप्टर वाइज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। अब यहाँ पे नहीं बोलूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे पता है कि आप देखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई किसको नहीं चाहिए होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कर डाला तो लाइफ एकदम झिंगा लाला, ठीक है। मतलब क्या है कि एटलीस्ट ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है जैसे हम ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंस देते थे कि एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो 18 इंपॉर्टेंस में डाल दिए, ठीक है। तो ऐसा इंपॉर्टेंस का क्या ही तो मतलब, राइट। बट हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को मिनिमम रखने की कोशिश की है, प्रीवियस पेपर्स के मुताबिक, पीवाई के मुताबिक, सैम्पल पेपर्स के मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक बेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो बिना देरी के करते हैं यहाँ पे शुरुआत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट आप कह सकते हो। तो इस चैप्टर में जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे मैं अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज भी आपके लिए आ सकती है। जैसे जनरली केस स्टडीज आती है कि ये व्यक्ति है, ये लेवल पे काम करता है, या तो ये व्यक्ति है, ये काम करता है, तो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है, ठीक है। ऐसी काफ़ी केस स्टडीज मैं आपको ऑलरेडी केस स्टडी के वीडियो में करा चुकी हूँ, नहीं देखा तो बिल्कुल देखिएगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे किस तरीके की केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में जनरली आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स और व्हाई इट इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इस तरीके की केस स्टडीज भी आ सकती है। कोऑर्डिनेशन में केस स्टडीज बहुत ज्यादा पेपर्स में पाई गई है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स तो भाई हर जगह से आ ही सकते हैं, बट यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीफ क्वेश्चंस फॉर केस स्टडीज एज वेल एज डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें अनडाउटेडली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको करे बिना नहीं जाना। अगेन ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से केस स्टडीज की अगर बात करें, काफी ज्यादा चांसेस है। Identify the principle used by the management or identify the scientific technique used here or with scientific technique or with scientific principle यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस केस स्टडीज में बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करूँ तो हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था, हेनरी फ्योल क्या थे, किसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स काफी ज्यादा आ सकते हैं, तो इसको मिस ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स जो गिवन बाय टेलर है। अब साइंटिफिक टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा जो देखा गया है, तो इसमें देखा गया है आपका वर्क स्टडी, ठीक है, जो फटीक स्टडी है, जो मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है केस स्टडीज़ के तौर पे। फटीक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, तो कौन सी स्टडी है, कौन सी टेक्निक है, उसमें वर्क स्टडी पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए। तो सारी टेक्निक्स करनी है, बट वर्क स्टडी को बहुत ही फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। जनरली केस स्टडीज यहाँ से आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फीचर्स में से आता है। तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ये एकदम सिंपल साधारण एकदम चैप्टर है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो बिना करे आप बिल्कुल नहीं जा सकते, वो यहाँ पे है आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली डायमेंशंस वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन द जनरल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन डिटेल,
या फिर यहाँ पे यही क्वेश्चन एज अ केस स्टडी भी आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है कि अबाउ क्वेश्चन में कौन से डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड है। ठीक है, उसके अलावा जो फीचर्स और एलपीजी पॉलिसी है बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड्स में एलपीजी पॉलिसी डिलीटेड है, तो ऑब्वियसली डिलीटेड है तो आपको नहीं करना, बट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है। कौन सा फीचर हाईलाइटेड है, या एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे अगर मैं कहूँ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से केस स्टडी आने का चांस बहुत ज़्यादा है। वापस एक सभी बच्चों के लिए क्लियर कर दूं कि अगर एलपीजी पॉलिसी आपके बोर्ड में से डिलीटेड है तो ऑब्वियसली उसको नहीं करना, बट जिन बोर्ड्स में से ये पॉलिसी डिलीटेड नहीं है उनको विदाउट फेल इसको करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज, जो कि है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है एक लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और लिमिटेशन की भी अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है, तो इंटरनल लिमिटेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल करके जाइएगा। ठीक है, अगर प्लानिंग है तो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, प्लानिंग में सीक्वेंस वाइज स्टेप्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज पॉइंट्स को लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर नीचे हुआ तो भी मार्क्स कट होते हैं, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेथड है, प्रोसीजर है, रूल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रैटेजीज है, बजट है, ये जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है इट कैन कम एज अ केस स्टडी एंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो आपके MCQs आते हैं उसमें भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे डैश इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, तो उसका आंसर होगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है वो है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकता है, एक MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो यूनी प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए, तो इट हैज़ टू बी फंक्शनल। ठीक है, दूसरा ये एज अ ब्रीफ क्वेश्चन आ सकता है कि उसके फीचर्स बताइए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताइए एंड सो ऑन। दूसरा और एक तरीके का क्वेश्चन ब्रीफ में देखा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, केस स्टडी टाइप में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है कि ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है, ये करना चाहती है, तो उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे सूटेबल है और क्यों, गिव रीजन। तो इस तरीके से इसके केस स्टडीज भी सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसे जो कंसेप्ट्स होते हैं अगर उसको आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश के तौर पे पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है टू डिफरेंशिएट एंड अंडरस्टैंड बोथ द कंसेप्ट्स। ठीक है, डिस्टिंग्विश के तौर पे भी पढ़ना है, और इसकी जो केस स्टडीज़ है, सिंपल केस स्टडीज़ आती है तो दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करनी है। राइट, नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे जो है छोटे छोटे यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात करूँ तो इसमें आपके 3 एलिमेंट्स मेन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी एंड देन कम्स अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने हैं। कौन सा एलिमेंट हाईलाइटेड है या इनको एक्सप्लेन करिए इन डिटेल या इसके फीचर्स बताइए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। उसके अलावा और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप करके जाओ दैट इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इनके बीच का डिस्टिंग्विश हमें करके जाना है। डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस आप चाहो तो बस रीड कर सकते हो क्योंकि इसको आप आसानी से अपने वर्ड्स में, अगर कंसेप्ट आपने पढ़ लिया या आपने यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया तो आप इजीली यहाँ पे
कर पाओगे। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक छोटा सा 2-3 कंसेप्ट है, एलिमेंट्स भी 2-2 3-3 लाइन के कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि केस स्टडी में अगर आ गया कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या कौन सा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन हाईलाइटेड है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टाफिंग की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट केस स्टडी के तौर पे जनरली आ सकता है कि कंपनी ने ये तरीके से रिक्रूटमेंट किया तो ये कौन सा टाइप ऑफ सोर्स है, कंपनी यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ सोर्स चूज कर सकती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है एंड जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये भी आपको यहाँ पे करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं उसको भी रीड करना है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट जो है छोटे छोटे बेटा उनको भी करके जाना है। बट यहाँ पे मैं मेनली ब्रीफ क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट्स में तो ना उतना टाइम जाता है ना उतने एफर्ट्स जाते हैं, बट ब्रीफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे सारे क्वेश्चंस को याद नहीं रख पाते, इसके लिए ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 अगर हम जाए, दैट इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज यहाँ पे आप कह सकते हो आ सकता है एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन भी, दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की एंड द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन एज डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज अ केस स्टडी भी आ सकता है, स्पेशली लीडरशिप स्टाइल, कि यहाँ पे ये व्यक्ति कौन सा स्टाइल ऑफ लीडर है। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा तो आपका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। उसके अलावा जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द सिमेंटिक बैरियर्स और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एंड यहाँ पे ये केस स्टडी के फॉर्म में भी बिल्कुल आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8। अब बहुत ही चिंटू मिंटू इजी सा चैप्टर है, इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस है दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे या केस स्टडी के तौर पे आ सकता है कि विच 2 फंक्शंस आर हाईलाइटेड हियर, या कौन से 2 फंक्शंस में रिलेशन होता है, या कौन सा 2 फंक्शन ऐसा है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है दैट इज ऑलवेज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। आफ्टर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, तो आता है आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स है, उसको मैंने कम करने की कोशिश की है सो दैट कहीं ना कहीं हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सके। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले सारे वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो डिफरेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जनरली यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन होता है, राइट। बट इन तीनों में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो येस इट इज फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, कि एक कंपनी है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करके इसको प्रूव करना होगा। ऐसा केस स्टडी अगेन मैंने वीडियो में कराया है, नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यस अगेन ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के तौर पे भी आता है कि ये व्यक्ति ये बिजनेस करना चाहता है। ये जो है टाइप ऑफ एमसीक्यू फॉर्म में भी केस स्टडी आ सकता है कि एक व्यक्ति है सो एंड सो बिजनेस करना चाहता है तो उसको फिक्स कैपिटल कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस आता है तो पूछेंगे गिव रीजन फॉर योर आंसर, राइट। अगेन ऐसे केस स्टडीज मैंने आपको केस स्टडी वाले वीडियो में कराया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी भी बेटा आसानी से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिस्टिंग्विश कर लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अगेन प्राइमरी मार्केट की बात करें तो जैसे आईपीओ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट सारी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो फंक्शंस ऑफ सेबी है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99.99% चांसेस है फंक्शंस ऑफ सेबी आएगा, आइदर लाइक अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय सेबी, या तो एज अ केस स्टडी कि यहाँ पे सेबी ने कौन सा फंक्शन यहाँ पे एक्सरसाइज किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है दैट इज द मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है करे बिना जाना ही मत, राइट। उसके अलावा जो डिफरेंट मार्केटिंग फिलॉसफीज है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है, देन वो तरीके से मतलब सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, तो ये जो डिफरेंट फिलॉसफीज है उसको समझ के जाना है। उसके अलावा जो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है, मैंने इसके ऊपर आपको केस स्टडी ऑलरेडी कराई थी। इस तरीके के क्वेश्चंस इजीली आ सकता है कि यहाँ पे कौन सा लेवल ऑफ पैकेजिंग है, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है एंड वाई, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग हम डिसाइड करते हैं वो कौन से बेसिस पे करते हैं। देन कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगेन ये एज अ केस स्टडी आ सकता है, ठीक है। स्पेशली डायरेक्ट चैनल अपनाना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट चैनल अपनाना चाहिए, अगेन केस स्टडी के वीडियो में ये दोनों कवर्ड है। देन कम्स द लास्ट दैट इज एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग, तो यहाँ पे जनरली ये जो है केस स्टडी के तौर पे आ सकता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम्स में पाया गया है, ठीक है। उसके जो लास्ट चैप्टर है उसके ऊपर है दैट इज चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बेटा बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चंस हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज रिड्रेसल एजेंसी, ठीक है। दोनों एज अ ब्रीफ एज वेल एज अ केस स्टडी आ सकता है। केस स्टडीज में अगेन ये दोनों कवर्ड है, राइट्स के आने के चांसेस केस स्टडीज में ज्यादा है और रिड्रेसल के आने के चांसेस एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि ऑल 12 चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कम करके बताए जाए, बट इंपॉर्टेंस पता चल गया, इससे कुछ नहीं होगा, इनको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करनी होगी, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। केस स्टडीज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी इसके ऊपर जोर डालूं वो कम है, राइट। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, अब किस बात की देरी है, क्यों रुके हो, जाओ और पढ़ाई की शुरुआत करो, ठीक है। चलिए दोबारा जरूर मिलेंगे और ऐसे वीडियोस के साथ। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें जरूर बताइएगा, पर तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।